तो बच्चों आपको कैमरे के सामने क्या दिख रहा है? अब ये पता नहीं क्या कहलाती है, मेरे हिसाब से ये वो मशीन होती है जिसमें शायद वो सेल्फी वगैरह लेते हैं, क्या वही होती है क्या ये? आज आप सोच रहे होगे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास चल रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में ये प्रियंका मैम ने ये सेल्फी वाली मशीन क्यों लगा के रखी है? इसको सेल्फी वाली मशीन कहते हैं कि नहीं वो फिलहाल मुझे पता नहीं, हमारे स्टूडियो में से कुछ काम होता रहता है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा सेटअप किया है मैंने, बहुत छोटा सा सेटअप है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये है एक रीफिल, है ना, पेन के अंदर से रीफिल निकाली है, प्लास्टिक की होती है। यहाँ पे मुझे एक होल दिखा, अभी मेरे को क्लास लेनी थी तो मुझे यही बेस्ट सेटअप दिखा, ठीक है। ये दो एल्यूमिनियम की पत्तियां लंच बॉक्स से निकाली है, ठीक है, फाड़ फूड़ के दो, जो कहते हैं ना घरेलू सेटअप, बहुत घरेलू सेटअप है, ध्यान से देखते जाना। ओहो, वेट भी साथ में बैलेंस करना पड़ेगा, ये हल्की फुल्की पत्तियों का थोड़ा वेट है, खैर, है ना। अब देखो ये जो दो एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं, इसको एकदम मैंने ऐसे चिपका दिया, चिपक जाओ चिपक जाओ, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये सेटअप किया क्यों है, रीफिल के ऊपर ये दो एल्यूमिनियम की पत्तियां क्यों लगाई है? तो याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछला लेक्चर अपना क्या था? पिछला लेक्चर था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हमने फ्रिक्शन, जिसमें हमने इंडक्शन और कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इन तीन मेथड से बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। और जब भी बॉडी चार्ज होती है तो या तो एक बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव होगा, ठीक है, या फिर जैसे कंडक्शन की बात करी जाए तो सेम चार्ज ट्रांसफर होता है ना। अगर हम फ्रिक्शन करते हैं तो एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इंडक्शन करते हैं तो ऑपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो क्लोजर एंड पे डेवलप हो जाता है ना। और अगर हम कंडक्शन करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से सेम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तीन चीजें पढ़ी थी, है ना। इसके अलावा एक टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप समझने के पहले एक बहुत छोटा सा, बेहद छोटा सा आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बड़े गौर से देखना। मेरे हाथ में ये जो लिखने वाला पेन है ये मेटल की बॉडी है, ठीक है, ये मेटल का है। और एक यहाँ पे देखो ये स्पंज है और ये एक प्लास्टिक की बॉल है। अब देखना इस स्पंज के साथ मैं प्लास्टिक की बॉल को रब कर रही हूँ, फिर एक बार मेटल को भी रब करूंगी, ठीक है। देखते हैं कि इन एल्यूमिनियम की पत्तियों में कोई हलचल कुछ होता है कि नहीं होता, ठीक है। पहले मैंने ये देखो ये मेटल का पेन ऐसे रब कर दिया, ठीक है। तो स्पंज के साथ मैंने ये मेटल का पेन क्या किया, रब किया, मेटल का पेन रब किया। और अब मैं इसको इन पत्तियों के पास ले जा रही हूं, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। चलो और रब करते हैं, है, और रब कर दिया, अच्छे से रब करते हैं, अच्छे से नहीं किया होगा। अच्छा एक काम करते हैं, टच करके देखते हैं। टच किया, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये प्लास्टिक की बॉल को इस स्पंज के साथ मैं रब कर रही हूँ। प्लास्टिक कैसा है बेटा? इंसुलेटर है। अगर इसमें फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आएगा तो क्या वो चार्ज मेरी बॉडी में जाएगा? नहीं जाएगा, जहां है उधर ही रहेगा। जिस हिस्से पे मैंने इसको रब किया उधर ही वो चार्ज रहेगा, ठीक है। अब देखना, ध्यान से गौर से देखना। आहा हा हा हा, दिखा? दूर है क्या? ऑब्जर्व करो ध्यान से। इसको मैं एक बार और टच कर लूं कि अगर इसमें कोई चार्ज आया हो, क्या दिखा वो बताना, ठीक है। फिर से रब करते हैं। यार अब तो अच्छे से दिखा होगा। क्या हुआ, क्या देखा आपने? ये जो दो एल्यूमिनियम की पतली पतली सी जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं ये ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। भैया ये दो एल्यूमिनियम की पत्तियां साथ में रखी थी, ना ये अट्रैक्ट हो रही थी ना ये रिपेल हो रही थी, मतलब न्यूट्रल थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था। फिर मैंने क्या किया, जब मेटल को रब करके पास लाया तो भी इस पर कोई चार्ज नहीं आया, ठीक है। फिर जब मैंने बॉल को रब करके इसके पास लाया तो डाइवर्ज हो रही हैं पत्तियां, मतलब दोनों पर चार्ज आया। और कैसा आया? सिमिलर आया। दोनों पर सिमिलर चार्ज आया होगा, सेम चार्ज आया होगा, तभी तो वो डाइवर्ज हुई। तो बेटा ये जो छोटा सा सेटअप है ना, ये जो दो आपको पत्तियां दिख रही हैं, ठीक है, और ये डाइवर्ज हो रही हैं चार्ज इसके पास लाने पर, इसी सेटअप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आज उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अब ये सेटअप हमारे काम का नहीं है, काफी भयंकर सेटअप मैंने बना दिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उसको मैं साइड कर देती हूँ, उसको मैंने साइड कर दिया सेटअप को। इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आज चर्चा होगी।
पर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चर्चा करने के पहले यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, पढ़ सकते हो। क्या लिखा है? एस्बेस्टोस, ग्लास, नाइलॉन, वूल, लेड, सिल्क, एल्यूमिनियम, पेपर, कॉटन, स्टील, एचआर। एचआर क्या होती है? एचआर तो कंपनी में होती है, एचआर तो कंपनी में होती है ना। तो यहाँ पे एचआर का मतलब है बेटा हार्ड रबर, हार्ड रबर, ठीक है। फिर है निकल, कॉपर, ब्रास एंड सिल्वर। एसआर क्या है? एसआर, तो एसआर क्या होगी? हार्ड रबर तो सॉफ्ट रबर नहीं, ये है सिंथेटिक रबर, ठीक है। ये क्या है? ये है सिंथेटिक रबर। कितने लोगों ने बोला था सॉफ्ट रबर? कितने लोगों ने बोला था सॉफ्ट रबर? सिंथेटिक रबर है ये, ठीक है। ये है पॉलिथीन, फिर है टेफ्लॉन और सिलिकॉन। पर ये क्यों है यहाँ पे बेटा? ये जो आपको सीरीज दिख रही है इसको हम कहेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। याद आया? कुछ जिक्र किया था मैंने लेक्चर थर्ड लेक्चर में जिक्र किया था। इसको हम कहेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज इसको बोला जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में मैंने आपको बताया था कि किस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके सजाया धजाया गया, सीरीज बनाई गई है और उसी को हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। जैसे कि ये, ठीक है। अब किसके ऊपर किससे किसको घिसे तो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो बेटा अगर मान लो आप इस सीरीज में नीचे की तरफ जाते हो तो नीचे की तरफ जाने पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ने लगेगा। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, 5 है, ठीक है। फिर यहां से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कुछ 17 मटेरियल्स को मैंने यहाँ अरेंज करके आपको ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है बताई है। ये इस तरीके से हम नीचे जा रहे हैं। अब मैंने बोला कि सपोज मैं ग्लास को, ठीक है, ग्लास को मैं रब करती हूं किसके साथ? मान लो पॉलिथीन के साथ, ठीक है। और जो ऊपर रहता है, सपोज हम इसको इस तरीके से समझ लो, ऊपर रहने वाला महान है और महान कौन होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ऊपर कौन है? ग्लास है। पॉलिथीन और ग्लास में ऊपर कौन है? ग्लास। महान हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। मतलब कि ग्लास और पॉलिथीन को रब करो, ठीक है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को देता है? ग्लास इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और पॉलिथीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर रहा है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, इसमें अक्सर कई बार 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिथीन और ग्लास आर रब्ड, और ग्लास और वूल को रब किया, ठीक है, ग्लास और वूल को रब किया या पॉलिथीन और ग्लास को रब किया, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बताओ किस बॉडी का मास बढ़ जाएगा रब करने से? अब देखो बेटा, ये नहीं बोला कि चार्ज किसका बढ़ गया घट गया, ठीक है। क्या दोनों में से किसी का चार्ज बढ़ेगा घटेगा? चार्ज दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लो इसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -10e। इसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +10e। दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है। ओके, तो चार्ज तो रब करने से बराबर रहा, लेकिन मास, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका मास बढ़ जाएगा और जिसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसका मास घट जाएगा। तो इसमें मास क्या हो गया? मास रेड्यूस हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया? मास इंक्रीज हो गया। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसीलिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, मैम इतने सारे मटेरियल हम याद कैसे रखेंगे? कोई याद रखने की ट्रिक है, टेक्निक है तो आप बताओ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे याद रखने की फिलहाल मैं कोई टेक्निक आपको नहीं बता रही। सबसे बेहतरीन तरीका होता है निमोनिक बनाना। अब सब मैं करूंगी तो आप क्या करोगे? तो एक आपके लिए छोटा सा होम असाइनमेंट है। बचपन में मिलता होगा होमवर्क, बड़े होने के बाद तो कौन ही करता है? करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है। होमवर्क करोगे, वही होमवर्क आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तभी आपको पिछले लेक्चर से आगे के लेक्चर का ब्रिज समझ में आएगा कि ब्रिज क्या है। ठीक है, तो यहां पे खैर जो होमवर्क है बड़ा सिंपल सा है।
आप वो जो जब केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल याद करते हो तो बचपन से भले पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता हो ना हो, इतना पता होता है हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, और पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के होते थे। हलीना की रब से फरियाद, एक तो ये मुझे तो यही याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, और एक और कोई होता था पता नहीं, आपको पता हो तो बताना। खैर, तो इसी तरीके से कोई निमोनिक आप ये पहले लेटर्स को मिला के AGNWL ऐसे करके पहले जो लेटर्स हैं उनको मिलाकर कोई निमोनिक बनाओ, और निमोनिक बनाने के बाद आप मेरे साथ शेयर करो, ठीक है, मेरे साथ शेयर करो। देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा कितना ज्यादा क्रिएटिव है, किसका निमोनिक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जिसका निमोनिक सबसे ज्यादा अच्छा होगा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के लिए, ठीक है, अगली क्लास में अगले लेक्चर में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी। पहली बात नाम अनाउंस करूंगी, दूसरी बात उस बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाएगा इजीली की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका निमोनिक बनाओ, और फिर से बता दूं कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे वाले एलिमेंट से आप रब करोगे तो ऊपर वाला महान है, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। इसका मतलब कि ऊपर वाले का मास कम होगा और नीचे वाले का मास बढ़ जाएगा। ये थी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे क्लास के शुरुआत में एक सेटअप करा था छोटा सा, और मैंने कहा था अरे देखो ये पत्तियां ऐसी हो रही थी, है ना। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप की। किसकी? इलेक्ट्रोस्कोप की। और फिर यहां से हम आएंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली कुछ ऐसे ही सिंपल सा सेटअप है। इसमें क्या होता है, एक आप जार ले लो, ग्लास का जार ले लो, ठीक है, ये ग्लास जार है, सपोज ये ग्लास जार है, ठीक है। इस ग्लास जार के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया एक इंसुलेटिंग वो रीफिल थी, प्लास्टिक की एक रीफिल सी थी, ठीक है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर कोई दो पतली थिन मेटल लीफ, क्या करो, थिन मेटल लीफ को सस्पेंड कर दो। ये जो दो आपको दिख रही हैं ये थिन मेटल लीव्स हैं, ठीक है, किसी स्टैंड के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। यहां से मान लो कि एक नॉब है जो बाहर जाता है। अब आप कोई चार्ज बॉडी को इस नॉब के पास लाते हो, मान लो ये मेटल की नॉब है, ठीक है। तो अगर आप किसी चार्ज्ड बॉडी को यहां पास में लाओगे तो क्या होगा, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को यहां पे लाते हो तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, ये यहां से जो चार्ज है वो लीफ तक पहुंचेगा, ठीक है। और दोनों की दोनों सेम मटेरियल की लीफ है, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज होगा, तो अगर जब तक ये चार्ज हम पास नहीं ला रहे तो लीफ कैसी है, लटकी पड़ी सी है, ठीक है, ग्रेविटी इनको नीचे खींच रही है। पर जब हम सेम चार्ज थ्रू कंडक्शन और इंडक्शन कोई भी मेथड यूज करके अगर हम इस मेटल नॉब को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज जब नीचे रन करता है, दोनों पे सेम चार्ज होता है, तो ये लीफ क्या हो जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है। अब मैं बोलूं, ठीक है, कि हम दो बॉडी लाते हैं, एक ये ए है, ऐसी दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बॉडी ए है और बॉडी बी है। अब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ए बॉडी को मेटल नॉब से सपोज पास लाए या फिर टच किया। अगर ये इंसुलेटिंग बॉडी है मान के चलो, मतलब ये इंसुलेटर है, तो चार्ज यहां फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो आपको इस पर टच करना पड़ेगा, टच करके यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर ये इंसुलेटिंग बॉडी है तो आप इसको पास रखो और इंडक्शन के थ्रू ये बॉडी में चार्ज आएगा, ठीक है। और कंडक्टिंग बॉडी है तो टच कर दो, इतना फर्क रहेगा। अब दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। मैंने देखा कि ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस जो है बी के पास लाने पे ज्यादा बढ़ रही है, मतलब लीफ ए में बस इतना सा जा रही है और बी में इतना जा रही है, ठीक है। लीफ एक दूसरे से अलग तो जा रही है, पर क्या हो रहा है, ए में इतना सा गई और बी में ज्यादा डाइवर्ज हो रही है। क्या पता चला आपको, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि बी के ऊपर ज्यादा चार्ज हुआ होगा, ठीक है। ए और बी के कंपैरिजन में चार्ज ऑन बी ज्यादा है चार्ज ऑन ए से, पहली बात पता चल गई है। अब देखो दूसरा केस देखो, सेकंड केस देखो, क्या हुआ, यहां पे अपन ने अर्थिंग तो करी नहीं, अर्थिंग करी है क्या, मेटल को हमने किसी दूसरे से टच नहीं करा, तो चार्ज उस पे रहेगा, है ना। देखो समझना इस बात को,
ये जो लीफ है ये एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। बेसिकली ये लीफ अपना चार्ज किसी को दे नहीं पा रही, ठीक है। अब ए को मैंने पहले इसके पास लाया, ए मान लो कोई कंडक्टिंग रॉड थी, सपोज ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ए कंडक्टिंग रॉड थी, उसको मेटल नॉब से टच करवाया और ए को हटा दिया, टच करा के ए को अपन ने हटा दिया, ठीक है। अब हम बी को भी लाए, ठीक है, बी को लाए और बी को लाने के बाद देखा कि पहले लीफ जितनी फैली हुई थी, बी को लाने के बाद वो लीफ थोड़ी सिकुड़ गई, बी को लाने के बाद लीफ थोड़ी सिकुड़ गई। इसका मतलब कि बी में नेचर ऑफ चार्ज ऑपोजिट था, ठीक है। यानी कि सेकेंड केस जो मैं बता रही हूं, हम पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी। अब अगर मुझे पता था कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लीफ के ऊपर भी कौन सा चार्ज गया होगा, पॉजिटिव। और जैसे ही मैं बी को लाई तो बी और ज्यादा डाइवर्ज नहीं, तो ये लीफ और ज्यादा डाइवर्ज नहीं हुई, थोड़ी सिकुड़ गई, मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकेंड केस में बी के ऊपर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसके हिसाब से बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब वी कैन डिटरमाइन चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर क्या चार्ज है, कौन से नेचर का चार्ज है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारे एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है अलग से, जब कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप ये दो फंक्शन कर सकता है। पहले तो समझ गए ना इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, एक बेसिक सा अरेंजमेंट है जिसमें आप मेटल की पतली सी दो लीव्स जो है टांग देते हो, किस पे, या तो मेटल की कंडक्टिंग रॉड पे टांग दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलेटिंग पे टांग, जैसे मैंने रिफिल पे टांगा था, कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो आपका पर्पस सर्व कर रहा है, ठीक है। ओके, अब आपने करा क्या, चार्ज बॉडी को लाए, आपने डाइवर्जेंस चेक करी, ज्यादा डाइवर्ज हो रही है ज्यादा चार्ज है, कम डाइवर्ज हो रही है कम चार्ज है। आपने एक कोई गिवन चार्ज दे दिया पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरी बॉडी को लाते हो और देखते हो कि डाइवर्जेंस कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, तो आपको दूसरी बॉडी का चार्ज पता चल जाएगा। तो ये जो मेजर फंक्शन है इलेक्ट्रोस्कोप के, इलेक्ट्रोस्कोप बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी एक आध नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में और नीट में दोनों में आने के चांसेस हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी मोर और लेस, ठीक है, कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडीज, ठीक है, ऑल्सो कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इफ वी नो ऑलरेडी विच चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये मेजर इसके फंक्शंस है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इस पे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने अभी आपको जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कराया था तो उसमें मैंने बोला था एल्यूमिनियम की लीव्स है, एल्यूमिनियम की दो पतली सी लीव्स हैं, भाई मैं सोना लेकर कहां से आऊं अभी फिलहाल, है ना। तो पॉइंट ये कि आपके एनसीईआरटी में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे अलग से क्यों मेंशन है, क्या सोने से कुछ मतलब चमत्कार हो जाएगा, ये जो था वही रहेगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप का नेचर जो है, मेटल लीव्स आप लगाते हो तो सेम रहता है, गोल्ड की हो कि इसकी हो कि उसकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए, ज्यादा ढंग से एक्यूरेसी को समझने के लिए कि डाइवर्जेंस, जैसे अभी मैंने क्या टूटा फूटा सा फॉइल लाके आपको हाँ दिख रहा है वो, लेकिन एग्जैक्टली कितने डिग्री से डाइवर्जेंस हुई है उस डिग्री मेजरमेंट से हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए देखो, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक हैवी एलिमेंट है, एक हैवी मेटल है, उसमें ज्यादा अगर मैं बात करूं उसके जो आउटर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो ज्यादा होंगे, मतलब बेसिकली अपने न्यूक्लियस से दूर रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होगा और इस वजह से वो ज्यादा डाइवर्जेंस शो कर पाएगा। गोल्ड के जो एटम्स हैं वो ज्यादा बड़े एटम होंगे, ज्यादा बड़े साइज के एटम होंगे, तो जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, वीक होगी, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड जो है एक सुटेबल आप कह सकते हो कि मीडियम है, ठीक है। तो हम कोई ऐसा मेटल चूज करें पहली जिसकी बहुत पतली शीट हम ऑब्टेन कर पाए, बहुत थिन शीट उसकी हम ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। और ऐसे मेटल्स जो ज्यादा डक्टाइल होंगे या ज्यादा मेलिएबल होंगे उनकी थिन शीट्स को ऑब्टेन करना जो है ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए सूटेबिलिटी के हिसाब से जो है हम कोई मटेरियल चूज कर सकते हैं। पर क्या एल्यूमिनियम की फॉइल जो है अगर उसको यूज किया जाए और जो गोल्ड लीफ है उसको यूज किया जाए तो क्या रिजल्ट अलग होंगे, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अलग होंगे, लेकिन कंक्लूजन सेम होगा, डाइवर्ज एल्यूमिनियम की लीफ भी करेगी। तो बेटा लेक्चर 3 में जो मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने आपको पढ़ाया था उसमें इलेक्ट्रोस्कोप आपके एनसीईआरटी की किताब में है, सीबीएसई में इसमें क्वेश्चन आ सकता है और नीट में बहुत कम चांसेस है पर उसमें भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आपको याद होनी चाहिए, निमोनिक बना के आपको प्रेजेंट करना है, होमवर्क दिया है, ठीक है। एक और
एक और केस है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। हालांकि ये लेक्चर 1, जब मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था तो लेक्चर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि जो माइकल फैराडे हैं उनको आप कह सकते हो कि उन्होंने आविष्कार किया था। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने घर को एक बार बचाया भी था। ठीक है, बिजली कड़क रही थी। तो बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर है क्या? अगेन कंडक्शन, जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है, बिजली चमक रही होती है, घरों में आप एक लोहा जो है छत से बाहर निकाल देते हो और उसको अर्थ कर देते हो नीचे, है ना। अर्थ को जितना चार्ज दे दो अर्थ खुश रहती है, अर्थ सारा चार्ज ले लेती है। अर्थ जो है कह सकते हो कि उसको चार्ज की कभी कमी नहीं पड़ती है, भूख रहती है, इतनी बिजली कड़कती है, वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है, राइट। तो जब बिजली कड़क रही होती है तो बिजली कड़कने, चार्ज को अपने ट्रांसफर के लिए सबसे छोटा पाथ चाहिए, जो भी स्मॉलेस्ट पाथ होगा चार्ज उसको ऑब्टेन करेगा, ठीक है, अपने कंडक्शन के लिए। तो पॉइंट ये है कि अर्थ पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी आप चैप्टर पूरा पढ़ोगे, अभी तो बाकी है चैप्टर पढ़ना, इसमें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जहां पे ये बोला जाता है, पूछा जाता है कि जब जो ट्रक्स होते हैं, ठीक है, जो लोडेड ट्रक्स होते हैं, कई बार आप देखोगे मेटालिक चेन्स जो उनसे लटक रही होती हैं सड़कों पे, सड़कों को टच करती हुई जा रही होती है, ठीक है। या फिर ये पूछा जाता है कि सपोज बाहर बिजली कड़क रही है, आप पेड़ के नीचे खड़े होना चाहिए आपको कि बिल्डिंग के अंदर जाके खड़ा होना चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो पेड़ के नीचे खड़ा होना बहुत अनसेफ है, क्योंकि जब बिजली कड़क रही है, ठीक है, तो जो चार्ज है वो अपना शॉर्टेस्ट मीडियम खोजेगा, है ना, अर्थ में जाने के लिए। तो कंडक्टिंग मीडियम उसको सूटेबल लगेगा, जैसे पेड़ एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली बिल्डिंग्स में जो लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, लोहे की रॉड लगाई जाती है, कंडक्टिंग मीडियम है, तो वो फटाफट चार्ज को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, शॉर्टेस्ट मीडियम, शॉर्टेस्ट पाथ की तरह उसको हेल्प करेगा, ठीक है, उसमें रेट ऑफ कंडक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर का यूज है। कुछ ये 3 टॉपिक्स थे जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, है ना, रह गए थे, एप्लीकेशन पार्ट था। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे लाइटनिंग कंडक्टर पे? हालांकि उतना कोई क्वेश्चन खास नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्कोप का मैंने आपको बता दिया, द यूज, एप्लीकेशन उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, या फिर मेटल चेंज कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, उस पर आ सकता है। अब आज की जो क्लास है बेटा, बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट, आज की जो फिजिक्स क्लास है वो किसके ऊपर है? वो है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा। मैंने लेक्चर 1 में कुछ बातें करी थी आपसे और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपने अपना चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और चैप्टर 2 ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो यहां जो आप पढ़ रहे हो ना, वो सेम सारे फॉर्मूले, एनालॉजी, मैं ये नहीं कहूंगी सेम, बट सिमिलर फॉर्मूले आप आगे आने वाले चैप्टर्स में 4 में, 5 में, 6 में मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी फॉर्मूलों के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए कूलम्स लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये दोबारा रिपीट होगा कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में देखना, दोबारा इसको रिपीट करेंगे हम। चैप्टर 4 और 5 जो आपकी मैग्नेटिज्म की यूनिट है, वहां पे ये लॉ दोबारा आप देखोगे, पर मैग्नेटिज्म में देखोगे, ठीक है। तो पहले बेटा अपन बात करेंगे कूलम्स लॉ स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। कूलम्स लॉ स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब स्टेटमेंट जो है, क्या एक्चुअल रिजल्ट भी वैसा है कि नहीं, वो भी बात करेंगे साथ में। स्टेटमेंट लिखते जाना, साथ साथ में अपनी कॉपी खोल के बैठ जाओ, सारे कॉपी खोल के बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। डार्क कलर ले लेते हैं, चलो। सो कूलम्स लॉ स्टेटमेंट, it states that electrostatic force of attraction between two stationary isolated charges, between two stationary isolated charges. In fact, isolated point charges.
is directly proportional to the product of the charges, directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between the charges। नीट के बच्चों गौर से सुन लो, खास तौर पे कह रही हूं नीट के बच्चों गौर से सुन लो। ये जो स्टेटमेंट यहां लिखी है ना, जो अपन अरे हाँ चलो ये स्टेटमेंट हटा दो, ऐसे मत करना। इस स्टेटमेंट पे ढेरों एसर्शन रीजन क्वेश्चंस, ढेरों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। नीट के बच्चों गौर से सुन लो, ठीक है। बोर्ड के बच्चों इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन उतने ज्यादा आपके पेपर में अभी तक आए नहीं है, न्यूमेरिकल अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस चैप्टर में और भी ऐसी चीजें हैं जहां पे, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर 70 नंबर का पेपर होना है, ये दोनों यूनिट मिला के 8 नंबर की आनी है, तो अक्सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपके मिस हो जाते हैं। आपके आने वाले टॉपिक जो गॉस लॉ और ये सब है वहां पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से कह रही हूं नीट के बच्चों गौर से सुन लो, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं इस स्टेटमेंट में। कुछ ऐसी चीजें हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? 1784 में कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी ये स्टेटमेंट, तो हमने लिख दी। लेकिन पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट के शब्दों पे जाओगे तो ये कहीं कहीं फॉलो नहीं होती, ठीक है। फिलहाल स्टेटमेंट से अपन को क्या क्या समझ में आता है उतनी बातें अपन लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेटा क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर यू स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए, है ना, तभी उनके बीच में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन लगता है। अब सवाल, आप सारे एटम के बारे में जानते हो, सब जानते हो कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। क्या इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है? क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है? फिर आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है और इसको आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक चार्ज तो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो हाँ, हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे याद रखो कि नॉट नेसेसरी कि बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। एक चार्ज कैसा हो जो मूव कर रहा हो चलेगा, लेकिन व्हाट इज नेसेसरी कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो घूमते वक्त क्या उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है? क्या है ना, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है। तो यहां पे ये स्पेशल केस आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद बोला है बिटवीन स्टेशनरी आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब स्टेशनरी आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? हम अगर दो चार्जेस की बात कर रहे हैं और उसके सामने सैकड़ों चार्जेस रखे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन दो चार्जेस को एज अ सिस्टम अज्यूम करके उसके बीच में क्या फोर्स लग रहा है वो मान के चल रहे हैं। बात आ रही समझ में? ये एक चार्ज है, ये भी है, ये भी है, ये सारे दोस्त साथ में बैठे थे, ये सारे के सारे मित्रगण ये साथ में आपस में बैठे हुए हैं। होता है ना, आपके सैकड़ों दोस्त होंगे, पर आप सिर्फ अपने उस फेवरेट, अपने बेस्ट फ्रेंड से जो आपकी रिलेशनशिप है आप उस पर ध्यान देते हो, है ना, वो आपके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी ठीक है। खैर, सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि Q1 और Q2 ये वो दो चार्ज है जिनके बीच में हमें कूलम्स फोर्स समझना है। तो इसके सामने Q3 हो, Q4 हो, Qn हो, Q कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। Q3 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है हमें मतलब नहीं है,
Q4 कितना लगा रहा है, नहीं। इन दोनों पे बाकी चार्जेस जो भी फोर्स लगाएंगे उससे मतलब नहीं है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इसके सराउंडिंग चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। स्टेशनरी आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। अगेन स्टेशनरी जो वर्ड है इसको मैं जरा सर्कल कर दूं, ठीक है। स्टेशनरी वर्ड को अपन जरा अच्छे से समझे। स्टेशनरी, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या बोला, लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो यहां पे देखो न्यूक्लियस कैसा है रेस्ट पे, तो यहां पे हमें ये लिखना चाहिए एट लीस्ट वन चार्ज शुड बी स्टेशनरी। तो मैम ने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है, ये कूलम्स ने दी थी, ये कूलम्स ने दी थी। पर यहां पे आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है, इस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, खासतौर पे नीट के बच्चों, ठीक है। सुनो गौर से, नीट के बच्चों, आइसोलेटेड मैंने बता दिया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in consideration remains unaffected by the presence of other charges, ठीक है। बन गया assertion, the Coulomb's force between two charges is affected by the presence of n number of charges around it, or positive charges or negative charges around it। तो इस केस पे आपको MCQ मिल जाएगा, ये केस याद रखो। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन चाहे assertion रीजन में आए, मैच द फॉलोइंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें उसमें, जैसा भी है कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट चार्जेस क्यों, यहाँ पे पॉइंट का क्या मतलब है, देखो इस पूरे स्टेटमेंट की सर्जरी होगी, स्टेटमेंट से नीट के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट का क्या मतलब है, मैकेनिक्स पढ़ी है, मैकेनिक्स पढ़कर आए हो। मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, मैकेनिक्स में पढ़ा था कि हम बस इतनी बड़ी है ना, बस की जो लेंथ है मान के चलो 5 मीटर लंबी बस है। अब 5 मीटर लंबी बस है और अगर 10 मीटर का डिस्टेंस बस ट्रैवल कर रही है, मतलब जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उससे आधे की तो उसकी लेंथ है, तो आप लेंथ कंसिडर कर लेते हो, करेक्ट है। पर अगर 5 मीटर लंबी बस है और वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बस की साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी छोटी है, इनसिग्निफिकेंट है। आप बस को क्या लेकर चलते हो, बस को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चलते हो। सिमिलरली यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि जो चार्जेस हैं Q1 Q2 दो चार्जेस मान लो, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ Q1 और Q2, ये जो मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ, ये इन दोनों को सेपरेट करने वाले डिस्टेंस से काफी छोटा होता है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड इन दोनों को सेपरेट करने वाले डिस्टेंस से काफी छोटा होता है। आप जब भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किताबों में क्वेश्चन आएंगे, आपको दिया जाएगा Q1 2 माइक्रोकूलम है, Q2 भी कुछ माइक्रोकूलम है, दोनों माइक्रोकूलम मिली कूलम ऐसे दिया होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। भैया जो भी हो, भैया माइक्रोकूलम में मिली कूलम में दिए हुए चार्जेस हैं, काफी छोटे चार्जेस हैं, उसके कंपैरिजन में सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी काफी बड़ा डिस्टेंस है, काफी बड़ा डिस्टेंस है। समझ आ रही है बात। तो कूलम लॉ, यहां पे क्वेश्चन आता है विच केस कूलम लॉ इज वैलिड फॉर, कूलम्स लॉ कहां कहां वैलिड है, तो ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है, मैसिव चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, वहां पे डेविएट करते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, स्टेशनरी, आइसोलेटेड, पॉइंट, तीनों से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है बेटा, तो अब अपन सीधे सीधे स्टेटमेंट से जो फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं उस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये एक चार्ज है Q1 और इससे दूर रखा हुआ है, R डिस्टेंस दूर रखा हुआ है दूसरा चार्ज Q2, ठीक है, R डिस्टेंस दूर रखा हुआ है। तो एज पर कूलम्स लॉ इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं FE, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, Q1 Q2, मान लो ये जितने भी कूलम्स का है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, ठीक है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दो, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दो और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो, तो यहाँ पे वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको छोटा के या कहीं कहीं बड़ा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये लिखा जाता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटा के या बड़ा के जैसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाए, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जो अपना कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है वो सिंपली अगर लिखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी बात है। पर फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या मैंने R को वेक्टर में लिया? क्या मैंने R वेक्टर में लिया? नहीं लिया। क्या R पोजीशन वेक्टर है? नहीं है। तो ये जो अभी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा है ये सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है। यहाँ पे ये जो Fe है ये क्या है? ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है। हम वेक्टर फॉर्म अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। वी शैल डिस्कस वेक्टर फॉर्म इन अनदर लेक्चर, ठीक है। वी शैल डिस्कस वेक्टर फॉर्म इन अनदर लेक्चर। इतनी बात क्लियर हुई बच्चोवाड़ी? ठीक है। अब इस फोर्स से रिलेटेड यहां से हमें क्या समझ आती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अपन उसको समझते हैं, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ Coulomb's force in electrostatics. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि इस लॉ को अपन कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी कोई फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है, तो हम यहां लिखते हैं इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहां पे बेटा दो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अब देखो, एक मैं बोलूं F वर्सेस, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं पूछूं बेटा बताओ F वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। और एक मैं पूछूं F वर्सेस r स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर मैं बात करूं पहले स्टेटमेंट की तो F वर्सेस 1/r स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, करेक्ट। 1/r स्क्वायर को मान लो कि ये x है, 1/r स्क्वायर इज x, प्रोपोर्शनल, यहां क्या लिखोगे x,
सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कोई मैथ्स वाला जो जागा हो, जिसकी आत्मा जागे, अरे मैम मुझे पता है, हाँ मैंने किया है, आई थिंक, हाँ याद है मुझे, मैंने भी मैथ्स पढ़ी थी आपकी 11th क्लास में, आई थिंक 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 नहीं तो चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन करके आपका एक चैप्टर है ना। तो आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वहां पढ़ते हो, ये होती है स्ट्रेट लाइन की। और वो भी नहीं तो फिजिक्स वाले बच्चों को 11वीं क्लास में सबसे पहले 15 दिन फ्री में टीचर एक फ्री का कोर्स पढ़ाता है, याद है, मैथमेटिकल टूल्स। एक महीना नहीं तो 15 दिन आपको फ्री का कोर्स एक पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल टूल। इसका भरपाई कोई नहीं करता, पर फिजिक्स टीचर पढ़ाता है कि बेटा थोड़ी मैथ्स आ जाए, खास तौर पे बायो वालों को भी थोड़ी सी मैथ्स आ जाए, नहीं तो पूरे साल उनको दया की भावना से देखना पड़ता है ना। खैर, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। बड़े गौर से सुनो दुनिया वालों, तो एफ ई प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे y की जगह पे क्या रखूं, एफ ई रखूं। ठीक है, y की जगह पे एफ ई रखूं, यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ दिख नहीं रहा तो मैंने प्लस 0 लिख दिया। ठीक है, और मैंने बोला 1 बाई आर स्क्वायर को x मान लो, 1 बाई आर स्क्वायर को x मान लो, तो 1 बाई आर स्क्वायर अपना ये x हो गया। बाकी बचा खुचा क्या हो जाएगा, m, बाकी बचा खुचा क्या हो जाएगा, m। तो यहाँ पे m क्या हो गया बेटा, m हो गया के ई Q1 Q2। स्लोप कितना आएगा इस ग्राफ का, के ई Q1 Q2। और ये जो ग्राफ बनता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ ऐसा बनता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, कैसा बनता है ग्राफ, बताओ बेटा कैसा बनता है ये ग्राफ, ऐसा बनता है, ये c है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये आपका c होता है, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं बताओ। और ये जो आपका m है, m ये ऑब्ट्यूज एक्यूट, ये डिपेंड करता है पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके ऊपर। ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, m डिपेंड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है स्लोप अपना, है ना। लेकिन अगर इंटरसेप्ट ही ना हो, c है ही नहीं, c 0 है, और अगर c 0 हो तो क्या होगा, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ये y ये x, ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं कहूं कि f वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ होगा, यहां पे आप ले लो y एक्सिस पे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और x एक्सिस पे क्या ले रहे हो, x एक्सिस पे ले रहे हो 1 अपॉन आर स्क्वायर पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये एंगल है थीटा, और अपन जानते हैं कि इस केस में जो स्लोप होता है m, उसको tan थीटा लिखा जाता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को Q1 Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिलहाल अपन को पता है कि इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, उसको हटा के इक्वेशन को जब अपन बैलेंस करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है, अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले, पहले फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लें। अब अगर मैंने बोला f वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर, सॉरी f वर्सेस आर स्क्वायर, यानी कि आपने y एक्सिस पे तो f लिया, पर x एक्सिस पे अगर आपने आर स्क्वायर लिया, उस केस में क्या किया जाएगा, तो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, पता है ना, कभी भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का जो ग्राफ होता है, जैसे कि r के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको क्या करना है, श्यूं श्यूं, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बॉयल्स लॉ वगैरह पढ़ते हो। बॉयल्स लॉ में आप देखते हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस ग्राफ का जो शेप है उसको बोला जाता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने पहले तो फोर्स की इक्वेशन देख ली, एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है समझ में। और यहां से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो बेटा इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे, नीट वाले बच्चों, इस पे आपको और डिटेल में क्वेश्चन आएंगे। हालांकि फिलहाल जो मैंने पढ़ा है बोर्ड में भी आने वाला है, ये बोर्ड के लिए भी है। नीट वाले बच्चों के यहाँ पे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन करेंगे अलग से एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको यहाँ पे वैल्यूज दे दी जाती हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन वैल्यूज दे दी जाएंगी, फिर पूछा जाएगा अच्छा ये ग्राफ में वैल्यूज दी हैं, बताओ Q1 कितना है Q2, ऐसी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, निकाल लोगे क्या।
अब जाहिर सी बात है, अगर थीटा मान लो मैंने 30 डिग्री बोल दिया होता यहाँ पे, तो tan 30 आप निकाल लेते, तो ke q1 q2 आ जाता आपका, आ जाता कि नहीं आता, आ जाता। अब उसमें बोला जाए भाई ke एक कांस्टेंट वैल्यू है, पता होती है ke की क्या वैल्यू अपन को पता होती है, दी होती है, अगर वैक्यूम है तो 9 × 10⁹ बताऊंगी अभी, वो पता होती है, तो q1 q2 प्रोडक्ट आ जाता अपना। अब ये बोला जाए q1 जो है वो डबल है q2 के, ठीक है, और दोनों का जो टोटल चार्ज है वो इतना है, तो वैसे निकाल, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में अगर गए आप तो एक लेवल ऊपर करके, उतने डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है तो सब पता है, ठीक है। अब अपन और ज्यादा प्रॉपर्टीज की बात करें, अभी तो अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बातें करी है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी हुई है, तो प्रॉपर्टी 1 लिखते भी जाएंगे साथ साथ में, ठीक है, प्रॉपर्टीज का अपना सेक्शन चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में अपन ने 1 इनवर्स स्क्वायर लॉ ये समझा अभी तक, ठीक है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स होती है बेटा, सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, Q1 है, Q2 है, दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। अब धक्का दे रहे हैं तो मतलब ये इधर को भागना चाहता है और ये इधर को भागना चाहता है, अगर दोनों पॉजिटिव है, या फिर अगर दोनों नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये इस तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। या फिर अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर वो केस आ जाता है जहां पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस केस में ये एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश कर, पर इनमें ये जो खिंचाव है, ये जो खिंचाव है, मान लो कैसे बोला जाए, अब मेरे पास और कोई रस्सी वस्सी फिलहाल नहीं है, भगवान करे ये माइक ना टूटे, ये आपको दिख रहा है, ये केबल है, मान लो कि यहाँ पे एक खली है और एक बली है, ठीक है, तो खली और बली इस रस्सी को, है ना, होती है ना रस्सा खींच गेम होता है अपना, तो इस रस्सी को खींच रहे हैं, ध्यान सुनना, रस्सी को खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ठीक है, दोनों इस रस्सी को खींच रहे हैं। जो फोर्स ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खली और बली जो फोर्स, खिंचाव का जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अलोंग द रोप है, रस्सी के अलोंग है ना। इसका मतलब अगर खली ज्यादा पावरफुल है, खली ज्यादा पावरफुल है और उसने बली को अपनी तरफ खींच लिया, तो बली इस रस्सी के सहारे और रस्सी के अलोंग खली की तरफ खींचेगा, ठीक है, समझ आ रही बात। और अगर बली ने रस्सी छोड़ भी दी, तो ये रस्सी से अगर अलग भी हुआ तो इस रस्सी की लाइन के अलोंग ही अलग होगा, रस्सी की लाइन के अलोंग ही खींचेगा और रस्सी की लाइन के अलोंग ही अलग होगा। अब बेटा यहाँ पे चार्जेस को जोड़ने वाली कोई रस्सी नहीं है, हमारा पेनवा किधर गया, हमारा पेनवा, हाँ मिल गया, ठीक है। तो बेटा ये खली है मान लो और ये बली है, अगर ये इसको खींच के अपनी तरफ भी ले आएगा, तो जब ये खींच के उसकी तरफ जाएगा तो ये कैसे जाएगा, क्या ऐसा, चलो अभी यहां चलता हूं फिर आ जाऊंगा रस्सी पे, नहीं नहीं यहां चलता हूं फिर, ऐसा ना, ऐसा नहीं जाएगा, ये इधर 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 इधर, ये इनविजिबल रस्सी के अलोंग ही Q2 की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। या फिर अगर इस Q2 ने इसको धक्का भी मारा तो ये इनविजिबल रस्सी के अलोंग ही ये अलग होने वाला है। यानी जो भी इन दोनों चार्जेस के हाइपोथेटिकल सेंटर्स को जोड़ने वाली रेखा है, लाइन है, जो भी लाइन इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ रही है, ये फोर्स स्ट्रिक्टली उस लाइन के अलोंग एक्ट करता है, सेंट्रल फोर्स है, एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers of the two charges। कोई शक पूछना है, कुछ बातें जो समझ नहीं आई, कुछ कही कुछ अनकही बातें, ठीक है। अरे मैम 11th क्लास में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, सॉरी पढ़ा नहीं था, देख लिया था एक बार, उसमें ऐसा कुछ लिखा तो था, पर तब इतना डिटेल में नहीं पता था कि यही होता है क्या सेंट्रल फोर्स, और पता था तो बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया,
एक और बेहद खास बात बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अब वो अपन इंग्लिश में कंजर्वेटिव पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कंजर्वेटिव होता है। क्या मतलब होता है? बड़े ही कंजर्वेटिव हो यार तुम, थोड़ा ओपन हो जाओ, थोड़ा ओपन माइंडेड तो बनो। कंजर्वेटिव सोसाइटी है। इसको आम तौर पर जब हम बोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अपने ही गोले में रहना, दूसरों को भाव ना देना, अपना ही। मेरा कल्चर तो भाई ऐसा है, हमने तो इतने नियमों से, इतने सालों से ये नियम पालन किया। अब कौन तुम नए छोकरे हमें सिखाने आए हो? तुम सिखाओगे हमें? इतने बड़े हो गए हो। सुनिए क्या ये लाइनें? अब सुनी भी है तो बस उस पर नहीं जाएंगे, कहां से सुनी है, ठीक है, भड़का नहीं रही हूं, लेकिन खैर। तो ये कंजर्वेटिव जो होता है, अब यहाँ फोर्स में इसका क्या लेना देना है? फोर्स में इसका लेना देना ये है कि अगर इस फोर्स के द्वारा कोई कार्य किया जाए, कोई काम किया जाए, तो जो भी काम किया जाएगा उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। वो काम किस तरीके से किया गया, कैसे किया गया, नहीं मतलब। और अगर क्लोज्ड पाथ में वो काम किया जाए तो वो काम शून्य के, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, समझना जरा। ठीक है, हालांकि कंजर्वेटिव फील्ड आप पढ़ोगे तब इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए दो जनरल मीनिंग आपको याद रखनी है। वो दो जनरल मीनिंग क्या है? मान लो कि एक चार्ज है Q1, इसको अपन A पे रखे हैं, ठीक है, A से अपन B पे ले गए, B से अपन C पे ले गए और C से वापस A पर ले आए। A से B, B से C और C से वापस A। और ये जो हमने इसकी मूवमेंट करी है, इसको A से B पर ले जाना, B से C पर ले जाना, C से A पर ले जाना, ठीक है, ये किया है बाय सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये काम किया गया है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ये काम किया गया है। तो जो वर्क डन है A B C तक घुमाकर वापस A में लाने में, A से B, B से C, C से A और फिर वापस A, ये वर्क डन होगा जीरो। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। ठीक है, और इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग क्या है? वर्क डन ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends only on initial and final position of the charge, initial and final position of the charge, and not on the path through which it is, not on the path through which it is moved। बात हुई क्लियर? सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भैया, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है कि भैया लाइक चार्जेस हो, या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लाइक चार्जेस हुए, है ना, तो ये रिपेल करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक, ये बार बार बता के मैं थक चुकी हूं, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट, अपन ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ग्रेटर देन F ग्रेविटेशनल। कहने का क्या मतलब है? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगना चाहिए क्योंकि दोनों के ऊपर मास होता है। तो अगर मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, बताओ कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है, फाइंड आउट करो और फिर उनका रेशियो फाइंड आउट करो। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे, फिलहाल आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? और कोई ऐसी बात जो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है तो बताओ। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपको याद आ रही है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपने पहले पढ़ी थी और शायद मैंने अभी नहीं बताई। तो बेटा इसके बाद एक और चीज, जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इसको अपन ने लिखा था इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ हम ये बात तो कर ही चुके हैं कि भैया मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये बात अपन कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो F है, क्या ये के पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे केसेस बनते हैं। कैसे केसेस बनते हैं? मान लो एक मीडियम है, कोई एक गिवन मीडियम है, ठीक है। सो फॉर वन गिवन मीडियम आपके पास दो चार्जेस थे Q1 Q2, ठीक है। अब आपने Q1 के मैग्नीट्यूड को, Q1 में आप चेंजेस कर रहे हो, Q1 के बढ़ा दिया मैग्नीट्यूड या Q2 के घटा दिया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में चेंजेस कर रहे हो, डिस्टेंस को फिक्स रख दिया, आर चेंज नहीं करते, मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहे हो। तो फोर्स पे कोई असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, तो फोर्स पे असर पड़ेगा। अब आपने मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया और डिस्टेंस को बढ़ा घटा रहे हो, तो क्या फोर्स पे पड़ेगा फर्क? हाँ फोर्स पे फर्क पड़ेगा। क्या इस केस में जहां आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, क्या इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो यहाँ पे है वो कुछ भी असर डाल रहा है फोर्स के ऊपर? नहीं, वो एज अ कांस्टेंट बैठा हुआ है, अपना रोल प्ले कर रहा है। अब देखो, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, समझ आ रही बात? एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2, दो अलग अलग मीडियम है और दो अलग अलग मीडियम्स में हमने Q1 Q2 सेम चार्ज रखे, सेम डिस्टेंस पे रख दिए। मीडियम अलग है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, क्या दोनों में फोर्स सेम होगा? क्या दोनों में फोर्स सेम होगा? नहीं बेटा, दोनों में फोर्स सेम नहीं होगा, दोनों में फोर्स सेम नहीं होगा। उस केस में मीडियम के हिसाब से फोर्स की मैग्नीट्यूड दोनों ही मीडियम में अलग अलग होगी। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। तो अभी तक जो बातें मैंने बोली हैं, क्या वो आपने नोट कर ली? क्या वो आपने नोट कर ली, अच्छे से पढ़ ली, समझ ली? तो आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद बेटा जी हम आगे बढ़ेंगे। आप भी पानी का ब्रेक लेकर आ जाओ अगर आना है तो। हमारा तो बेटा यहाँ पानी हो गया है खत्म, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कूलम्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने समझा, उसकी मोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अपन ने पढ़ ली, मोटी मोटी पढ़ी। अभी और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जहां जैसा केस आ रहा है उसके हिसाब से वैसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर सम अप करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो अपन ने पढ़ा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला F इज इक्वल्स टू KE Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो KE है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला फैक्टर सिस्टम ऑफ यूनिट चोजन। किस सिस्टम में इसको मेजर किया जा रहा है? क्या आप इसको CGS में मेजर कर रहे हो कि SI में मेजर कर रहे हो? इसके हिसाब से वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। दूसरा मीडियम पे डिपेंड करता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट चोजन, इसकी बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे ये जो KE है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। बेटा KE की जो वैल्यू होती है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ये आती है कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये मैथ्स में आप एक सिंबल पढ़ते हो, इस सिंबल को C के आगे एप्सिलॉन कहा जाता है।
नहीं पता तो लिख देती हूँ एप्सिलॉन इस सिंबल को कहा जाता है, और ये 0 बेस पे लगा देते हो सब्सक्रिप्टेंस, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी, इसको बोला जाता है परमिटिविटी। ठीक है, और ये जो नॉट लगाया जाता है तो उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, वैक्यूम की या फिर जो फ्री स्पेस है बेसिकली उसकी ये परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ केई की, सिर्फ केई की, तो एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो है 9 × 10⁹। ये वैल्यू है, के की वैल्यू ऐसे सिस्टम में कितनी है, 9 × 10⁹ है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। गौर करो, गौर से देखो, मैंने अभी कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और ये के की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर मैं 1/4 × 3.14, अगर मैं 1/4 × 3.14 × 8.854 × 10⁻⁻12, अगर मैं ये फैक्टर सॉल्व करूं, आप भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये फैक्टर सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, 9 × 10⁹ के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है, परमिटिविटी का मतलब क्या है, बेटा देखो क्या होता है, समझना इस बात को। हम कहते हैं कि वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है, कहते हैं वैक्यूम है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है। पर जहां कोई पार्टिकल नहीं होता, क्या मतलब कि वहां पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर का कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा है तो बताओ भैया कि जो हमारा स्पेस है वो तो काफी बड़ा वैक्यूम है ना, स्पेस में काफी एकदम एम्प्टी स्पेस है, काफी खाली जगह है, तो क्या सन से या स्टार से आने वाली रेडिएशन ट्रैवल नहीं करती? हमको पता है इतने लार्ज एम्प्टी स्पेस से सोलर रेडिएशंस, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी उस रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिंदा है, मौजूद है। समझ आ रही है बात? तो हमारे चारों तरफ अगर आपको रोशनी दिख रही है तो हर एक जगह इट इज नॉट कंप्लीट स्पेस, ये बिल्कुल खाली नहीं है। और ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, इसको बहुत डिटेल में तो मैं अभी इस लेक्चर में नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि आपके काम का भी नहीं है ना। लेकिन ये बात इतनी दिमाग में बिठा लो कि जो भी आप देख रहे हो और जो भी आप नहीं देख रहे हो, ठीक है, पूरी तरीके से खाली नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो विजिबल लाइट है, पर अगर विजिबल लाइट नहीं है तो कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पर है। समझ आ रही बात? तो इवन द डार्क एम्प्टी स्पेस, वहां कोई ना कोई रेडिएशन है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है, मौजूद है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट या जो परमिटिविटी है, ठीक है, ये एक ऐसा कांस्टेंट फैक्टर है कि वो उस मीडियम की, वैक्यूम इज आल्सो अ मीडियम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो वहां की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक कांस्टेंट फैक्टर है। अब जाहिर सी बात है कि वैक्यूम को मैं अगर किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करूं, ठीक है, वैक्यूम को समझना, बात को ध्यान से समझना, ठीक है, इसको इस परमिटिविटी को फॉर अ डिफरेंट मीडियम समझने के पहले यहां पे ध्यान देना। जैसे वैक्यूम की अगर मैं बात करूं, वैक्यूम की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो ये दो चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2, और मान के चलो कि ये दोनों 1 कूलम के बराबर है, ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, हाइपोथेटिकली 1 कूलम, और इन दोनों को 1 मीटर दूर रख दिया गया, एक एक कूलम के चार्जेस है, 1 मीटर दूर इनको रख दिया गया। तो हम लिखेंगे क्या, F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke 1 × 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाया गया कि अगर एक कूलम के दो चार्जेस 1 मीटर दूर रखे गए तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो 9 × 10⁹ न्यूटन का था। कितने का था बेटा? 9 × 10⁹ न्यूटन का था, और इसी को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke का नाम दिया। ठीक है, और क्योंकि हम Ke कैलकुलेट कर चुके हैं 9 × 10⁹, तो हमने पाया कि मीडियम में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं,
जो एक फैक्टर है 1/4πε0 इज इक्वल टू के, ये डिटरमाइन करता है। तो यहाँ से ε0 कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं था, आसान था, अपन ने ε0 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, किसके लिए करा? अभी अपन ने वैक्यूम के लिए करा। ठीक है, किसके लिए करा? वैक्यूम के लिए करा। अब अपन का एक साइंटिस्ट का दिमाग किया, चलो एक काम करते हैं, इस सिस्टम को Q1 Q2 सेपरेटेड बाय जो भी डिस्टेंस है R। ठीक है, तो अपन ने देखा कि वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, व्हेन दे आर इन वैक्यूम, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको सपोज F0 लिखते हैं। ठीक है, F0 इसको अपन ने लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। अब कोई भी दूसरा मीडियम अपन लेते हैं, वैक्यूम को छोड़ के कोई भी दूसरा मीडियम लिया जाए, और वहां पे अपन ने फोर्स लिखा F इज इक्वल्स टू 1/, वहां पे कोई दूसरा फैक्टर था 1/4πε फॉर अ मीडियम, अपन ने उसको m से यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लिख दिया। ये एप्सिलॉन m अगर अपन को पता चल जाए तो कहानी खत्म है। Q1 Q2 सेम चार्जेस थे, सेपरेटेड बाय R², सेम डिस्टेंस था। ठीक है, दिस इज इन अ मीडियम। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि अगर अपन Fm को F फोर्स इन वैक्यूम से डिवाइड करें, क्योंकि देखो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है जिससे वो सेपरेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है Fm एप्सिलॉन m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो होता है इसको कैपिटल K से मोस्ट ऑफन या फिर एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पे अगर देखें एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m है, तो इसको अपन 1/k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/k लिख सकते हैं। यहां से अगर फोर्स इन अ मीडियम निकाला जाए तो फोर्स इन अ मीडियम आता है किसके बराबर? F0/k के, F0/k के आता है। अब बड़ी खास बात जो है, ये जो k है बेटा ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब कि देखो फोर्स इन अ मीडियम इज सम पॉजिटिव नंबर डिवाइडिंग फोर्स इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हुआ। ठीक है, अगर ये सेटअप वैक्यूम में रखा है, अगर ये सेटअप वैक्यूम में रखा है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है, और जैसे ही वैक्यूम को हटाकर कोई दूसरा मीडियम आप रख देते हो तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो रहा है? देखो F इन अ मीडियम इज 1/k टाइम्स उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। वो k से उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करी जाए, वाटर की बात करी जाए तो वाटर के लिए k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू होती है 80, और सेम सिस्टम अगर मैंने वाटर में रख दिया होता तो 80 गुना वो फोर्स कम हो चुका होता। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता? 80 टाइम्स रिड्यूस जाता, k से आप उसको डिवाइड कर देते। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? ध्यान से समझो, फिर से ध्यान से समझो, जो बताने की कोशिश कर रही हूं यहीं से MCQ आएंगे। इस एक्सप्रेशन को गौर से देखा जाए, फोर्स इन वैक्यूम मैक्सिमम, फोर्स इन वैक्यूम maximum for the same system of charges inversely proportional to epsilon naught. This is the smallest value, this is the smallest value, epsilon naught is the smallest value, मतलब epsilon m is greater than epsilon naught. Permittivity of a medium is बड़ा than permittivity of free space. इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि permittivity of other medium is larger value than permittivity of free space. ठीक है, अब अगर बात करी जाए फोर्स इन अ मीडियम को कैसे लिखा जा सकता है, तो फोर्स इन अ मीडियम जब हम लिखते हैं, फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय R²। लिखते हैं, यहां से इसको लिखा जा सकता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है बच्चा पार्टी? या फिर ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है
फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, और इसी को फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, फोर्स इन अ मीडियम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस एप्सिलॉन की स्टैंडर्ड यूनिट कैसे लिखी जाए। फोर्स न्यूटन में होगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 नीचे कूलम स्क्वायर, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन m के बराबर आ रहा है। या ये कह लो कि एप्सिलॉन m की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पे इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि SI यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, चाहे वो एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन m हो। अब बताओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, तो इसकी कोई नो SI यूनिट, इसकी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगी, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, इतनी बात पक्की है। अब अगर बोला जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में बताओ भैया, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी या इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ये तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो जो आप इसके लिए यूनिट निकाल रहे हो बस उसका रिवर्स कर दो, बस उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। तो अगर K की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखी है जस्ट इसका रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये CBSE में आते हैं कि भैया स्टैंडर्ड यूनिट दी है आपको, 4 ऑप्शन में स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है, पहचानो कि किस क्वांटिटी की बात करी जा रही है, या डायमेंशन दी हुई है, पहचानो कि किस क्वांटिटी की बात करी जा रही है, इसीलिए करवा रही हूँ। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन CBSE में आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट और डायमेंशन वाले, ठीक है। अब इसके बाद इसकी अगर डायमेंशन निकालने की बात आए तो वो आप कर लोगे n फॉर MLT-2, फोर्स की डायमेंशन, मीटर स्क्वायर मतलब L की पावर 2, एंड C फॉर कूलम, कैट एट, याद है, AT पावर -2, ठीक है। यहां से इसको आप लिख सकते हो MALT, मॉल्ट करके याद रखो, M के ऊपर पावर 1 है, A के ऊपर पावर -2 की है, L के ऊपर पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 तो 3 हो गई, T के ऊपर पावर यहाँ पे -2 और -2 -4 हो गई। तो पावर देखो कैसी हो रही है, 1 2 3 4, डायमेंशन याद रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, MALT मॉल्ट, 1 2 3 4 इवन नंबर्स पे नेगेटिव, ठीक है। और अगर यही डायमेंशन आप यहां लिख दो, ठीक है, इसकी अगर डायमेंशन लिखी जाए तो इसकी डायमेंशन को कैसे लिख सकते हो, जस्ट पावर्स को रिवर्स करना है, m की पावर -1, a की पावर 2, l की पावर -3, t की पावर 4, ठीक है। तो यहां पे हमने परमिटिविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, यूनिट डायमेंशन की बात कर ली। सिग्निफिकेंस क्या है, मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फोर्स इन अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स इन वैक्यूम का हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया, और कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच पे बेस्ड होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, और जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने की गुंजाइश है, वो बेटा अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो बच्चों इस लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में हमने छोटी छोटी मोटी बातें जानी, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जाना, मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो जान लिए। तो लर्न विद अ स्माइल आपको याद रखना है, कलर चेंज करते हैं चलो, मतलब जब आप पढ़ रहे हो सीख रहे हो तो मुस्कुराओ। यहां पे मुस्कुराने का क्या मतलब है, लर्न विद अ स्माइल का क्या मतलब है, जैसे ही आप क्लास 12th में एंटर करते हो, ठीक है, 12वीं 12th, यार मेरा दो तीन तरीके के टेंशन होते हैं, 2-3 तरीके की चीज होती है। 12वीं में आ गया, कैसे, कब हुआ ये, मतलब अभी तो कब बड़े हो गए समझ नहीं आया, मतलब इसके बाद आपकी स्कूल खत्म हो जाएगी,
तो दो तरीके के लोग होते हैं, यार स्कूल के फ्रेंड्स को मिस करेंगे, यार कॉलेज जाना पड़ेगा, एक होता है यस मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यस मैं कॉलेज जा रहा हूँ, है ना। तो एक एक्साइटमेंट होती है और एक डिप्रेशन होता है कि शायद अब इस साल के बाद। पर इन सबसे ऊपर ये एक्साइटमेंट और डिप्रेशन जो भी होता है ये एक मोमेंट वाला फेज होता है, पर इन सबसे ऊपर होता है 12th CBSE बोर्ड। यार इस साल मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, और इसके ऊपर फिर आप मेडिकल वाले, यार मुझे नीट का एग्जाम देना है, और इसके ऊपर यार मेंस भी देना है, और इसके ऊपर यार एडवांस में भी सिलेक्शन लेना है। एडवांस के लिए तो जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो आप एक छलांग इतनी छलांगे अभी और मारनी है, ये सोचकर हमारा माथा खराब हो रहा होता है। पर क्या हो रहा था ना कि हम ज्यादातर टाइम माथा खराब करने में वेस्ट कर देते हैं। माथा खराब करने में टाइम वेस्ट मत करो बेटा, माथा खराब करने में टाइम वेस्ट मत करो, माथा लगाने में टाइम यूज करो, है ना। अभी देखो मैं आपको जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ बड़े कंसेप्चुअल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, और मैंने बोला कि यहाँ से ये नीट को, और अभी देखो इसके ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन आने, मतलब क्वेश्चन की सीरीज आएगी, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज, हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब कुछ सॉल्व करेंगे। मूवी का कोई डायलॉग है ना, इसका उसका सबका बदला लेगा रे, ठीक है। तो हम सबका सारा पैकेज एक साथ करेंगे, पूरी कोशिश होगी, लेकिन साथ देना जरूरी है। अगर मैंने बोला डीबीपी कल सॉल्व चाहिए तो चाहिए, अगर मैंने बोला ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की निमोनिक्स मुझे चाहिए, निमोनिक्स का चार्ट चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने। अगली क्लास में मिलो, बातें करो, कुछ भी करो, एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। रोबोट्स की तरह अरे हो गया कल कर लेंगे, कोई रिकॉर्डेड क्लास कल देख लेंगे, रिस्पॉन्स पक्का ना पक्का आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी डिमांड है आपसे। इस नोट पे मैं आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं, ठीक है।